अब 2016 के बॉक्स ऑफिस की स्थिति को ना अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प डेविड बनाम गोलियत वाला मुकाबला देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो साल ही कुछ ऐसा था। मतलब एक तरफ 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के भारी भरकम बजट वाली मोहनजोदारो थी, बड़े बड़े भव्य ऐतिहासिक सेट्स लाइक विशाल पैमाने पर मार्केटिंग और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स। ऐसा लग रहा था कि बस यही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। सही बात है, हाइप तो बहुत ज्यादा था उस फिल्म का। हाँ, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा डिजास्टर। मतलब इंडिजीन के जो बॉक्स ऑफिस आंकड़े में पड़ रहा था उसके हिसाब से ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। और वहीं दूसरी तरफ बिना किसी बड़े शोर शराबे के सिर्फ 20 करोड़ के मामूली बजट वाली एक छोटी सी फिल्म आती है, और ये फिल्म ना सिर्फ अपनी लागत निकालती है बल्कि 46.5 करोड़ कमाकर एक स्लीपर हिट साबित हो जाती है। एग्जैक्टली। और बॉक्स ऑफिस के उस अखाड़े में जिसने उस साल सबको चौंका दिया था वो थी हैप्पी भाग जाएगी। हाँ, मतलब एक ऐसी क्रॉस बॉर्डर कॉमेडी जो देखने में तो बड़ी मासूम और साधारण सी लगती है, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा या कहें इस डीप डाइव का मुख्य केंद्र भी यही फिल्म है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इसके इर्द गिर्द की कहानियों को खंगाले ना तो पता चलता है कि इस हल्की फुल्की फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय सेंसरशिप और कूटनीति तक को हिलाकर रख दिया था। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं। लाइक बॉक्स ऑफिस आंकड़े तो हैं ही, साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉली स्पाइस की समीक्षाएं हैं, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और एक यूट्यूब क्लिप भी है, साथ ही डोंट कॉल इट बॉलीवुड यानी DCIB ब्लॉग का वो शानदार एनालिसिस भी है, और अरेबिक विकिपीडिया की भी कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था ये सब पढ़ते हुए वो ये कि आखिर दर्शकों ने उस भारी भरकम ऐतिहासिक ड्रामे को पूरी तरह से नकार कर एक साधारण सी भागने वाली दुल्हन की कहानी को क्यों चुना? मतलब बॉलीवुड में तो मंडप से भागने वाली दुल्हन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, फिर इसमें ऐसा क्या जादू था? इस सवाल का जवाब ना उस मनोवैज्ञानिक पहलू में छिपा है जिसे DCIB ब्लॉग ने बहुत ही खूबसूरती से गोल्डी लॉक्स का ओटमील का नाम दिया है। अच्छा, वो बच्चों वाली कहानी गोल्डी लॉक्स वाली? हाँ वही। हाँ। जहाँ चीजें ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी, बस बिल्कुल सही या जस्ट राइट होती हैं। समझ रहा हूँ। देखिए, अक्सर होता क्या है कि दर्शक जब सिनेमा घर में जाते हैं तो वो हर बार कोई दिमाग हिला देने वाली बहुत ही जटिल या ऑस्कर लेवल की कहानी नहीं ढूंढ रहे होते। हाँ। कभी कभी बस रिलैक्स करना होता है। जाएगी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। ये कोई बहुत अधिक महत्वाकांक्षी या दुनिया बदलने वाला संदेश देने का दिखावा नहीं करती। ये अपनी सीमाओं को जानती है, और सबसे बड़ी बात, ये कोई फूहड़ या खराब फिल्म भी नहीं है। ये बस जस्ट राइट है, एक ऐसी कहानी जो बिना किसी मानसिक तनाव के दर्शकों का विशुद्ध मनोरंजन करती है। मतलब एक कंफर्ट फूड की तरह। बिल्कुल। जब बॉक्स ऑफिस पर बहुत भारी भरकम ड्रामे चल रहे हों तो इस तरह की फिल्म दर्शकों को बहुत लुभाती है। और मुझे लगता है इस जस्ट राइट फीलिंग को पर्दे पर उतारने में इसकी कास्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ वो तो है। मतलब अगर डायना पेंटी की ही बात करें तो 2012 की सुपरहिट फिल्म कॉकटेल के बाद ये उनकी वापसी थी। पूरे 4 साल का गैप। एक लंबा ब्रेक था उनके लिए। हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू जब मैं पढ़ रहा था ना तो उसमें डायना के किरदार को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। वो क्या? डायना असल जिंदगी में अपनी किरदार हैप्पी से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की हैं। जहां फिल्म में हैप्पी बहुत ही लाउड, बेबाक और मुंहपट है, वहीं डायना असल जिंदगी में बेहद शांत और शर्मीले स्वभाव की हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी शांत लाइब्रेरी में कोने में बैठकर किताब पढ़ने वाले इंसान को अचानक किसी रॉक कॉन्सर्ट में गिटार थमाकर स्टेज पर धकेल दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। इंटरव्यू के मुताबिक ना उन्हें इस किरदार के ठेठ पंजाबी लहजे और उस लाउड हाव भाव को सीखने के लिए अपने एक दोस्त की मदद लेनी पड़ी थी। और पर्दे पर उनकी वो मेहनत साफ नजर भी आती है। लेकिन डायना पेंटी के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की जो समीक्षा है वो एक और किरदार को फिल्म की असली जान बताती है। जिमी शेरगिल या बग्गा का किरदार। एग्जैक्टली, बग्गा के बिना तो इस फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यार, उनका वो डायलॉग तो आज भी मीम्स में वायरल रहता है। मेरी शादी रुकवाने के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है।
हाँ, मतलब ये एक सिंगल लाइन ना पूरे भारत पाकिस्तान के दशकों पुराने जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है उस पे बहुत ही प्यारा सा लेकिन तीखा व्यंग्य है। बिल्कुल। और यहाँ पे निर्देशक ने एक बहुत स्मार्ट काम किया। बॉलीवुड में जिमी शेरगिल का एक अनौपचारिक स्टीरियोटाइप बन गया है ना कि वो हमेशा ऐसे आशिक बनते हैं जिसकी शादी आखिरी मौके पे टूट जाती है। हाँ, बेचारे को कभी लड़की मिलती नहीं फिल्मों में। हाँ, तो फिल्म ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया और उसे एक बेहतरीन कॉमिक टूल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बात खटकती है। क्या? अगर हम इस भागने वाली दुल्हन के कॉन्सेप्ट को देखें तो बॉलीवुड में ये बहुत ही पुराना और घिसा पिटा आइडिया है। तो फिर इस फिल्म के इस पुराने आइडिया में ऐसा क्या नया था जिसने इसे इतना मेमोरेबल बना दिया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, वो क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार वाला प्लॉट। अच्छा। मतलब कहानी पुरानी थी लेकिन पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं थी। हैप्पी भागकर अपने शहर के किसी दूसरे मोहल्ले में नहीं जाती, बल्कि वो गलती से एक फल के ट्रक में छिपकर लाहौर पहुंच जाती है, पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को उस भारी देशभक्ति या चीखने चिल्लाने वाले मेलोड्रामा के बिना पेश किया। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे एक ऐसा क्रिकेट मैच चल रहा हो जहां दोनों टीमें मैदान में लड़ने की बजाय बाउंड्री लाइन पर साथ बैठकर आराम से समोसे और चाय पी रही हों। मतलब कोई तोपे नहीं, कोई टैंक नहीं, बस आम इंसान। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और बॉली स्पाइस की रिपोर्ट इस बात पर खास जोर देती है कि कैसे इस फिल्म ने सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ही नया नजरिया नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तानी महिलाओं से जुड़े एक बहुत बड़े स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा। स्टीरियोटाइप कैसे? अक्सर हिंदी सिनेमा में पाकिस्तानी महिलाओं को बहुत ही दबे कुचले या हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले एक ट्रेजेडी की शिकार महिला के रूप में पेश किया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी अभिनेत्री मोमल शेख का किरदार था ना, जोया, वो एक बेहद आत्मविश्वासी और इंडिपेंडेंट महिला का किरदार था। जोया अपने फैसले खुद लेती है। हाँ, और पाकिस्तानी समाचार पत्र द न्यूज़ की रिपोर्ट एक दिलचस्प किस्सा बताती है उनकी कास्टिंग को लेकर। मोमल शेख के लिए ये बॉलीवुड डेब्यू था, लेकिन मेकर्स ने पहले मोमल के पिता, जो कि दिग्गज अभिनेता जावेद शेख हैं, उनसे जोया के रोल के लिए अभिनेत्रियों के सुझाव मांगे थे। अच्छा, मतलब सीधा मोमल को अप्रोच नहीं किया, पिता से सुझाव मांगे। हाँ, लेकिन जब वो सारे सुझाव काम नहीं आए, तब जाकर मोमल को ही ये रोल ऑफर किया गया। वाओ। और इसके अलावा अभय देओल और अली फजल ने भी बहुत सधा हुआ अभिनय किया। उनके किरदारों के बीच कोई राष्ट्रीय स्तर की दुश्मनी नहीं थी, बस एक अजीब सी स्थिति में फंसे हुए दो इंसान थे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर ना दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर इस फिल्म ने पाकिस्तानी संस्कृति को इतने सम्मान और सकारात्मक तरीके से दिखाया, तो फिर मोमल शेख को अपने ही देश में पाकिस्तान में आलोचना या बैकलैश का सामना क्यों करना पड़ा? ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। ये आलोचना सीधे तौर पर फिल्म में उनके काम के लिए नहीं थी। अच्छा, तो फिर किस बात पर थी? दरअसल एक इंटरव्यू में मोमल शेख ने बॉलीवुड को गर्मजोशी से भरा और दयालु यानी वार्मर एंड काइंडर कह दिया था। बस इसी एक छोटे से बयान ने वहां तूल पकड़ लिया। ओहो, तो क्या लोगों को लगा कि वो अपने देश को नीचा दिखा रही हैं? एग्जैक्टली। बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि उनका मतलब सिर्फ बॉलीवुड की अच्छी मेहमान नवाजी से था, ना कि अपने देश के फिल्म उद्योग को कमतर आंकने से। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। ये व्यक्तिगत विवाद जल्द ही एक बड़े भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल विवाद में तब्दील हो गया, जिसका सीधा असर फिल्म पर पड़ा। हाँ, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें साफ बताया गया है कि इस फिल्म को आखिरकार पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हाँ, मतलब एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म बैन हो गई। क्या सेंसर बोर्ड ने शुरू से ही मना कर दिया था? नहीं, कहानी यहाँ थोड़ी और उलझी हुई है। निर्माता आनंद एल राय के अनुसार पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में फिल्म पास कर दी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में अचानक एक सरकारी मंत्रालय ने आपत्ति जता दी और इसे रोक दिया गया। तो वो आपत्ति आखिर थी किस बात पर? मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला, फिल्म में मोहम्मद अली जिन्ना के चित्र का एक मजाकिया संदर्भ में इस्तेमाल, और दूसरा, पीयूष मिश्रा द्वारा निभाया गया एक पाकिस्तानी पुलिस वाले उस्मान अफरीदी का किरदार। वो यूट्यूब क्लिप जो हमारे सोर्सेज में है, वो इसी विवादित दृश्य को दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब उस सीन में पीयूष मिश्रा का किरदार उस्मान
पाकिस्तानी नोट पर बनी जिन्ना की फोटो को लेकर ऑटो वाले से किराया कम करने की बहस कर रहा होता है। हाँ। और उसी दौरान वो महात्मा गांधी को लेकर एक मजाकिया डायलॉग बोलता है। वो कहता है, काश महात्मा गांधी पाकिस्तान में होते। हाँ हाँ। और अगर हम उस क्लिप को निष्पक्ष होकर देखें तो साफ पता चलता है कि फिल्म का इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, वो बस स्थितियों का मजाक उड़ा रहा था। बिल्कुल। आनंद एल राय ने काफी निराशा जताते हुए कहा था कि भारत में लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में बनी हैं जहां गांधी जी पर कॉमेडी की गई और किसी ने आपत्ति नहीं जताई। यहां हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। एक तरफ आनंद एल राय का कलात्मक आजादी का तर्क है और दूसरी तरफ हर देश की अपनी संवेदनशीलताएं होती हैं, खासकर जब बात राष्ट्रपिता के सम्मान की आती है। सही बात है। और मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा यहाँ पर आनंद एल राय के तर्क पर। हाँ, बताइए। मतलब उनका तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हर देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक नायकों को लेकर अपनी एक अलग लक्ष्मण रेखा होती है? बिल्कुल। आप भारत में गांधी जी पे मजाक कर सकते हैं क्योंकि वो आपके अपने प्रतीक हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश के प्रतीकों को छूते हैं तो लक्ष्मण रेखा पार करने का जोखिम तो रहता ही है। एग्जैक्टली। और इसी लक्ष्मण रेखा के पार जाने के कारण ये फिल्म पाकिस्तान में बैन हो गई। लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म के बाहर चल रहे इस भारी राजनीतिक विवाद के बावजूद फिल्म के भीतर जो कॉमेडी थी वो पूरी तरह से बेदाग थी। हाँ, और यही चीज इसे आज भी इतना खास बनाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉली स्पाइस दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये आज के दौर की एक दुर्लभ क्लीन कॉमेडी थी। बिल्कुल क्लीन। कोई द्व्यर्थी या डबल मीनिंग संवाद नहीं थे। और पीयूष मिश्रा की वो जो शुद्ध उर्दू थी ना, हाँ, उसने तो हास्य में 4 चांद लगा दिए। हाँ, वो जिस तरह से भारी भरकम उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं एकदम गंभीर चेहरे के साथ, वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। और अगर हम हास्य की बात करें तो फिल्म के क्लाइमैक्स को कैसे भूल सकते हैं? वो एकदम टॉम एंड जेरी वाली भागदौड़ थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत ही अस्त-व्यस्त। बग्गा फिर से दूल्हे के भेस में है, हैप्पी के पिता के हाथ में बंदूक है। ये सब थोड़ा कार्टून जैसा लगता है, लेकिन दर्शकों को हंसाने में पूरी तरह सफल रहा। हाँ, और इस खुशनुमा माहौल को सुहेल सेन के संगीत ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। गबरू रेडी टू मिंगल है और आशिक तेरा जैसे गानों को समीक्षकों से मिली-जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली थी। और अरेबिक विकिपीडिया के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि फिल्म इतनी सफल रही कि 2018 में इसका सीक्वल हैप्पी फिर भाग जाएगी भी बनाया गया। हाँ, सीक्वल भी आया था इसका। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का क्या अर्थ है? श्रोताओं के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? मतलब आज किसी को 2016 की इस क्रॉस बॉर्डर कॉमेडी के बारे में क्यों जानना चाहिए? इससे क्या सीख मिलती है? इससे जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि दर्शक अक्सर ना भारी भरकम और महंगे ड्रामे से ज्यादा मानवीय भावनाओं और साफ सुथरे हास्य को तरजीह देते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक साफ सुथरी और दिल से जुड़ी कहानी कहते हैं तो वो बॉक्स ऑफिस पर बड़े दिग्गजों को भी पछाड़ सकती है। सही कहा। ये फिल्म इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आम इंसान, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार, एक जैसी ही पारिवारिक उलझनों, शादियों की गड़बड़ियों और हंसी मजाक को साझा करते हैं। हाँ, सरहदें इंसान की फितरत नहीं बदलती। बिल्कुल। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार सामने आता है। जरा सोचिए, अगर 2 देशों के लोगों के बीच इतनी समानताएं हैं, उनकी हंसी एक है और एक बेहद साफ सुथरी और अच्छे इरादे से बनाई गई कॉमेडी फिल्म भी केवल एक ऐतिहासिक तस्वीर की झलक के कारण बैन हो सकती है, तो क्या कला और सिनेमा को कभी भी कूटनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की कठोर सीमाओं से पूरी तरह आजाद किया जा सकता है? मनोरंजन और राष्ट्रीय अस्मिता के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, तो श्रोताओं के लिए इस दिलचस्प सवाल को यहीं छोड़ते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।